नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो सीरीज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक विजनरी मिशन के साथ हम आपके साथ पिछले 100 दिनों से अधिक समय से प्रैक्टिस सेशन बैच चला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बैच से आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा और आपको प्रैक्टिस के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, इस बात के बीच हम बाइफरकेट कर सकें कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको इस टेंशन से मुक्ति दिलाने के लिए हम हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये हम आपको खुद ही शॉर्ट आउट करके पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है, जो नहीं पढ़ा रहे वो नहीं पढ़ना है, राइट ना। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ एक मोटिवेशनल कोट से कि अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत रिएक्टिव टाइप के होते हैं, किसी ने जैसे ही कह दिया क्या यार इतने दिन से पढ़ रहे हो कुछ हुआ नहीं, बस अब वो उनको ज्ञान देने में लग जाएंगे, इतनी सफाई दे डालेंगे, इतना ज्ञान दे देंगे कि वो सामने वाला फिर आपका मजा लेने लगेगा, आपका मजाक उड़ाने लगेगा। जब कोई कभी आपकी आलोचना करे आपकी तैयारियों को लेकर, आपकी पढ़ाई को लेकर, धैर्यपूर्वक उसको सुनिए, उसका जवाब अपने रिजल्ट से दीजिए, अपनी बात से नहीं, क्योंकि जवाब आप कितने लोगों का घूम घूम कर दीजिएगा, लेकिन जिस दिन आप रिजल्ट आएगा ना सबको अपना जवाब मिल जाएगा। कहते हैं ना काम इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो उसी ट्रेंड और उसी पैटर्न पे काम करने की जरूरत है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। कल एक क्वेश्चन जो मैंने कल आपको बताया था, दो चीजें हैं कल के सेशन में। एक चीज ये हो गई थी कि एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 था, उस क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने वार्षिक आय निकाल ली थी 1,02,000। आप 8 से 12 से भाग दे देते तो 8500 आ जाता। वो मिस्टेक बाय मिस्टेक, मुझे क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया। वो मंथली इनकम पूछा था, मैंने ईयरली कैलकुलेट कर लिया। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है आपके बीच, अगर इस तरह का छोटा मोटा एरर है तो आप उसको अपने लेवल से सही कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबके साथ पढ़ने में मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभार, ठीक है। कोई दुनिया में परफेक्ट है ही नहीं यार, चाहे वो हम हैं चाहे वो आप हैं, तो परफेक्शन का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो बात करते हैं आज के इस सवाल की। ये सवाल कल मैंने छोड़ दिया था इसलिए क्योंकि इसका क्वेश्चन का जो वर्जन था वो सही वर्जन नहीं लिखा हुआ था। आज मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि y इज इक्वल टू 45 एंड z इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 200 की स्थिति में चर x कॉमा y तथा z के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती है। तदनुसार y बराबर 90 और z बराबर 30, z बराबर 20, z बराबर क्या है, तदनुसार z बराबर 90। ध्यान दीजिएगा, z बराबर 90, y बराबर 90, z बराबर z बराबर 30 की स्थिति में x का मान कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि x y 45 और z 20 और x 200 की स्थिति में x इज प्रोपोर्शनल टू y इंटू जेड। प्रोपोर्शनल कैसे हटाते हैं, एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं k इज इक्वल टू y इंटू जेड। अब आप ध्यान देना, x 200 दिया है पहले केस में, k का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, y आपको दे रहा है 45 और z दे रहा है 20, 20 दहा में 200, और अगर हम k की बात करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 10/45 का मतलब हो गया 2/5, 2/9, सॉरी 2/9। क्लियर है मेरी बात, ये कितना हो गया 2/9। इतनी बात में किसी को तकलीफ हो तो बताओ, कहीं कोई दिक्कत, 2/9। अब क्या कह रहे हैं, अनुक्रमानुपाती है, तदनुसार y बराबर 90 और z बराबर 30 की स्थिति में x का मान क्या होगा। तो x बराबर तो पक्का है ना कि k y इंटू जेड है। तो अब क्या है, k 2/9 निकाल लिया आपने, y 90 पता है और z 30 है, तो 9 दहा में 90, 20 बराबर x कितना हो जाएगा 600। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताइए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन कल मैंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसमें टाइपिंग मिस्टेक्स था, क्वेश्चन आपको क्लियरिफाई मैं नहीं करा पाता इसलिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि अनिल ने सौरभ को 4 वर्ष के लिए 1000 रुपए
तथा 2 वर्ष के लिए विनोद को 3,000 रुपए उधार दिए, यदि उसे साधारण ब्याज के रूप में कुल 900 रुपए मिले तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल बात समझने की कोशिश करो कि ब्याज की दर आपसे पूछा जा रहा है, तो 4 वर्ष में 1,000 रुपया दिया ना, चलो ठीक है देख ही लेते हैं। 1,000 रुपया अगर 4 वर्ष के लिए 8% की दर से दोगे तो ब्याज हो जाएगा PRT बाई 100 और प्लस 3,000 रुपया किसी को 2 साल के लिए 8% पर दोगे तो ये हो जाएगा, और ये दोनों मिलके कितना है 900। तो कितना हो गया आप देख लो, ध्यान दो कि आप अगर ध्यान दोगे तो 00 से 00 ये काट दो और 00 से 00 ये काट दो, तो यहाँ पे हो गया 40R 40R और प्लस यहाँ पे हो गया 60R बराबर 900 या 100R इज इक्वल टू 900। तो R इज इक्वल टू कितना 9%। इस उतनी बात में कोई तकलीफ, यहां तक कोई दिक्कत, एकदम आराम से अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पढ़ने में हो जाता है 17 से बड़ी है, तो 17 से बड़ी तो अभाज्य संख्याएं अनंत तक चली जाएंगी, कहां निकाल पाओगे आप। तो उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल, तो 17 से बड़ी नहीं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 11 और फिर 13, और फिर 13 के बाद 17 ही हैं। तो 17 11 कितना हो जाएगा 13 10 23 1 24 24 7 31 31 5 36 और 36 3 36 37 38 39 और 2 41 जोड़ लिया आपने कि 17 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग 41 होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, कह रहा है कि एक काम के 1/6 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम के 2/5 को 8 दिन में कर सकता है। ध्यान से समझना, 1/6 5 दिन में कर सकता है और 2/5 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। बहुत सिंपल सवाल है दोस्त, समझने की कोशिश करो, रॉकेट स्पीड से सवाल लगेगा। 1/6 काम 5 दिन में तो पूरा काम 30 दिन में, क्लियर। बी 2/5 काम 8 दिन में तो पूरा काम 8 गुणित 5/2 यानी 20 दिन में। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60, 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, 5। ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम निपटा देंगे 5 काम, तो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे बच्चा 60/5 12 दिन में करेंगे। कोई दिक्कत किसी को हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट, देखो ना जरा सा इस सवाल को करने की क्या, इस सवाल को करना है आपको, ठीक। अंडर रूट, सवाल ये है अंडर रूट 0.25 इंटू अंडर रूट 2.25, ये कितना होगा, ये 0.5 है और ये 1.5 है, 15 25 75 0.75 है। ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा, करेक्ट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत दुख तकलीफ समस्या नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 2.3 ये भिन्न रूप, ध्यान दीजिएगा जरा सा, इसको ऐसे समझते हैं। एक बात समझिएगा, इस सवाल में ये वेंकुलम है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको वेंकुलम बोलते हैं। बेसिकली इसका टर्म्स वेंकुलम ही है। का दशमलव भिन्न किसके बराबर है। तो बात समझने की कोशिश करो दोस्त, इस सवाल को करते क्या है। इस सवाल का नियम ये है 2.349 के ऊपर वेंकुलम बार लगा हुआ है और ये हो गया 2 प्लस, करते क्या है ये पूरी संख्या 349 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर। देखो होगा क्या, इसमें 2 तरह के सवाल हैं, 2 तरह के नंबर हैं। एक तो 2 पूरा पूरा हो गया, ये 2 पूर्णांक है, फिर दशमलव के बाद 3 नॉन रिपीटिंग है, अनावर्ती है, और 4 और 9 आवर्ती है। तो पहले पूरी संख्या लिखेंगे, उसमें से अनावर्ती संख्या घटा देंगे बटा जितनी आवर्ती संख्याएं हैं, जितनी आवर्ती संख्याएं हैं। क्या ठो संख्या आवर्ती है 4 और 9, 2 ठो, तो 2 ठो 9 लिख लेंगे और उतना 0 जितना अनावर्ती है 90। बात समझ रहे हो, जितने नंबर पे वेंकुलम लगा हुआ है, बार लगा होगा, उतना 9
और जितने पे नहीं लगा है दशमलव के बाद उतना 0। तो 3 एक अंक है उस पर नहीं लगा है तो 1 0 और 2 ठो 9 ऐसे लिख लेंगे। और इसी को हमको सॉल्व कर लेना है 2 + 3 4 6 बाई 990। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 1980 प्लस 346 बटा 990, यही आंसर होगा। सॉल्व करेंगे तो 6 8 4 12 1 9 3 12 1 13 1 2 2326 बटा 990, ये आपका आंसर है 2326 बटा 990। बात क्लियर है? फिर से समझ लेते हैं, अगर दिक्कत है तो। पूर्णांक जो 2 है उसको एज इट इज ले लेंगे, फिर दशमलव के बाद की कहानी शुरू होती है। और दशमलव के बाद 2 तरह की संख्याएं हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब जो बार बार नहीं आ रही है और आवर्ती का मतलब जो बार बार आ रही है। तो यहाँ बार बार नहीं आने वाली संख्या 1 है मात्र 3, और बार बार आने वाली संख्या 2 है 4 और 9। तो जितनी संख्याएं दशमलव के बाद है पहले उसको लिख लेते हैं, उसमें से जो नहीं रिपीट हो रही है वो घटा के बटा जितने रिपीटिंग नंबर हैं, 2 रिपीटिंग नंबर हैं तो 2 ठो 9, और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर है उसके आगे उतना 0 लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 2326 बटा 990 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यानी यह इन्हें टिन के डब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, यानी समान मात्रा में दूध हो, और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डब्बे में मिलाना न चाहे तो डब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या है। बहुत सिंपल सवाल है, समझना। संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। आपको एक बेसिक सी बात लसा मसा में बताई गई है, जहां बात न्यूनतम की हो, कम से कम की हो, वहां लसा निकाल लीजिए, और जहां बात अधिकतम की हो वहां मसा निकाल लीजिए। लेकिन यहां सवाल में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा है। यहां डब्बे न्यूनतम तब होंगे जब डब्बे में मात्रा क्या होगी, अधिकतम होगी, और जब डब्बे में मात्रा अधिकतम होगी तो इसका मौसा लिख लेगा 21 का, 42 का और 63 का, और इस तीनों का मौसा HCF आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 21 ही है। यानी हर डब्बे में कितने लीटर दूध रखेंगे, 21 लीटर दूध। तो पहले वाले के लिए कितना डब्बा चाहिए, 1 लीटर, जो दूध गाय का है 1 डब्बा चाहिए। 42 वाले के लिए 2 डब्बा चाहिए, और 63 वाले के लिए 3 डब्बा चाहिए। यानी कुल कितने डब्बे की आवश्यकता है, 6 डब्बे की। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? कह रहे हैं कि 21 लीटर 3 प्रकार के दूध हैं, 21 लीटर एक प्रकार का, 42 लीटर 2 प्रकार का, और 63 लीटर एक तीसरे प्रकार का। और वो अलग अलग डब्बों में इस प्रकार रखना चाहता है कि 2 प्रकार के दूध एक ही डब्बे में ना हो, अलग अलग ही हो, और न्यूनतम डब्बा यूज हो। तो 21, 42 और 63 का मौसा 21 हो गया। पहला 21 लीटर दूध रखने के लिए 1 डब्बा, दूसरा 42 लीटर दूध रखने के लिए 2 डब्बा, और 63 लीटर दूध रखने के लिए 3 डब्बा। तो 3 2 5 1 6 डब्बे की आवश्यकता होगी। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना? अगर दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एक बात और कि अगर ये सवाल आपको यहां से नहीं समझ में आता है तो हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट, हमारे प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज कंटेंट के LCM SCF चैप्टर से भी आप ऐसे और सवालों की और सवाल भी हैं वहां, उससे आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, बिहार पुलिस और UP पुलिस की प्रैक्टिस के लिए बेस्ट चैनल पर आप हैं सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि 1000 और 600 के बीच, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 100 और 1000, 100 और 600 के बीच, ध्यान से समझिए, 100 और 600 के बीच 4 और 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या क्या है? ठीक है, पूर्णांकों की संख्या क्या है? 3 ऑप्शन है यहां पे, एक डी ऑप्शन है 57। ठीक है, देखो बच्चा, पहला 100 से पहली बड़ी संख्या जो 12 से कट जाए वो 108, और 600 से पहले बड़ी संख्या जो 12 से कट जाए वो 588, क्योंकि 600 खुद ही 12 से कटने वाला है, 12 पंजे 60, 50 बार कट जाएगा। लेकिन कह रहा है 100 और 600 के बीच, यानी 600 को लेना नहीं है। इस बात का ख्याल रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। सवाल जो है उसमें आंसर 41 भी है, 42 भी है और 40 भी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कोई अगर आपसे कहे कि जो है 2
और 7 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप बताएंगे 3 है 5 है, 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 2 और 3 को ले तो नहीं लोगे ना, 2 और 7 को लेके 4 बता दोगे। कह रहा है 100 और 600 के बीच, यानी 100 को छोड़ के और 600 को छोड़ के, यही ना। अगर आप 600 को लेके बात करेंगे तो आंसर दूसरा आएगा, और अगर 600 को छोड़ के बात करेंगे तो आंसर दूसरा आएगा। अब यहाँ पे पहला टर्म a हो गया और लास्ट टर्म 588 हो गया। हमको फॉर्मूला पता है L = a + n - 1 × d। d क्या है 12, क्योंकि 12 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 4 और 6 का एलसीएम 12 है। वही संख्या जो 6 और 4 से भी कटे और 6 से भी कटे, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 12 होगी या 12 का गुणज होगी। तो देखिएगा L हो गया आपका 588 और A कितना है 108, n - 1 × 12, ठीक। काट लीजिए, 12 चौक 48, 10 12 चौक 48, 10 अब 12 9 108, 49 ना, 49 49 हो जाएगा इसका। और अब इस 49 का क्या करना है, अपने आप को घटाना होता है ना। सॉरी, हाँ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट जैसा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 108 प्लस है, घटा देंगे हम तो 0 8 और 480 बटा 12 बराबर n - 1। 12 चौक 48 40 और प्लस 1 बराबर n, या n बराबर 41। ध्यान से समझिएगा, आंसर 41 होगा, लेकिन अगर 600 को जोड़ ले लेंगे कि 600 को हम कंसीडर करेंगे 100 से 600 के बीच में, तो आंसर 42 आने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, सवाल चूंकि ये होता है कि 100 से 600 तक, 100 से 600 तक, लेकिन 100 से अगर 600 के बीच कह रहा है तो 100 से 600 से बीच का मतलब 101 से लेके 599 तक की बात कर रहा है, ठीक। तो आंसर 41 होगा। क्लियर है, इस बात को एकदम क्लियर दिमाग में रखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वह 880 रुपए में बेची गई। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में कुछ हो सकता है, कहीं आपको ऐसा सवाल मिले और आंसर 42 हो, मान सकता हूं मैं, लेकिन तब ये मानना पड़ेगा कि आपको 600 को आपने कंसीडर किया है। 100 से 600 के बीच में नहीं, 100 से 600 तक के बीच में ये 42 संख्याएं होंगी, ठीक है, जो 12 से 6 और 4 से कटेंगी। क्लियर, आगे बढ़ूं। अगला सवाल है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद वह 880 रुपए में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य क्या है। बहुत सिंपल बात समझने की कोशिश करो, 12% की छूट दे दोगे यार तो पाओगे क्या, 88%। बिना पेन पेपर का सवाल है और 88% बराबर 880, यानी 100% बराबर 1000। अंकित मूल्य यही होगा, प्रिंट प्राइस, मार्क प्राइस, जो भी समझ लो, 1000। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और नगद भुगतान पर 5% छूट देता है, तो उस नगद लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लिया वस्तु कोई थी सीपी, उसका सीपी कितना था 100, 20% अधिक मूल्य अंकित किया तो मार्क प्राइस कितना हो गया 120, और छूट दे दिया अगर उसने कितने का 5% का, तो 5% का मतलब 120, 1/20 6 हो गया। 6 छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 114 में बेचेगा। कितने में, 114 में बेचेगा। 114, 100 रुपए का सामान अगर 114 रुपए में बिक रहा है तो प्रॉफिट 14%। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कोई डाउट नहीं। 10 से 12 सेकंड का सवाल है ये। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए बी सी किसी काम को अकेले 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा होने में अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है। बहुत सिंपल सवाल, 10, 12, 15 का एलसीएम आप ले लेंगे। 10, 12, 15 का एलसीएम 60 हो गया। ए का काम 6, बी का काम 5 और 6, 5, 11 और 4, 15 हो गया और पूरा काम 60 है तो 60/15, 4 दिन आंसर बिना पेन पेपर। अब देख लो मैं जो बोल रहा था वो क्या बोल रहा था, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। जिस बच्चे को पढ़ने में समस्या है, दिक्कत हो रही है समझने में कि स्पीड ज़्यादा है, वो वीडियो को पॉज करके मेरा सोल्यूशन आराम से स्लो मोशन में देख सकते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि जब बहुत स्लो मोशन पढ़ाया जाता है तो प्रैक्टिस सेशन बैच है,
ये चैप्टर वाइज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेशन बैच में क्या होता है कि वो बच्चे जुड़ते हैं जिन बच्चों के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये 60 है, ए का एक दिन का काम हो जाएगा 6, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 5 और सी का एक दिन का काम, सॉरी 12 हाँ 15 चौका 60। तो कुल ए बी सी का एक दिन का काम कितना हो गया 15। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 काम करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम कितने दिन में करेंगे 60/15 बराबर 4 दिन में करेंगे, 4 डेज। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2 सेमी, x सेमी और x+2 सेमी है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको लगेगा कि यार ये क्या मामला है, ना कर्ण पता है, ना लंब पता है, ना आधार पता है। एक बात तो पता है और तय है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इतनी बात में कोई तकलीफ अगर नहीं है तो बस सिंपल सवाल है कि x+2 सबसे बड़ा है, इसका स्क्वायर बराबर होगा x² + x-2 के होल स्क्वायर के। सॉल्व कर लेंगे, x² + 4x + 4 = x² + x² - 4x + 4 + 4 से खत्म हो गया, एक x² से खत्म हो गया और ये हो गया 8x बराबर x², तो x बराबर 8। सिंपल सवाल, x का वैल्यू 8 हो जाएगा, 8 सेमी भुजा होगी उस समकोण त्रिभुज की। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि दिनेश ने 2 रेडियो 1920 रुपए, एकदम कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं सवाल में, ध्यान से पढ़ लीजिए। दिनेश ने 2 रेडियो 1920 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 20% के हानि पर बेचा और दूसरे को 6 सही 2/3। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा। 62% नहीं है, ये ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा जरा। छह सही 2/3% की हानि पर यदि दोनों रेडियो तो दोनों रेडियो का क्रय, यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य एक ही हो तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया एक रेडियो का क्रय मूल्य x, तो दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य 1920 माइनस x हो जाएगा। कह रहे हैं एक को 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो x गुणित 120/100 ये पहला CP हो गया और ये बराबर है 1920 माइनस x गुणित 16, 6 सही 2/3% का क्या मतलब होता है, बराबर होता है ये 1/15 के, यानी यहाँ हमें मिला कितना 14/15। ध्यान दीजिएगा जरा सा, बहुत सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेशन है सिर्फ और कुछ भी नहीं है। कहने का सेंस ये है कि अगर हानि हुई है 6 सही 2/3% की, यानी 1/15 की हानि हुई है, तो रिटर्न कितना मिला होगा, रिटर्न निश्चित रूप से 14/15 मिला होगा, 14/15 मिला होगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 20 पंजे 120, छक्का 120, 5 तिहाई 15, ठीक है, और 5 तिहाई 15, 6 त्रिक 18, 20 पंजे 100, ठीक। अच्छा, ये 3 बार कट गया और ये 7 बार कट गया। सॉल्व कर लीजिएगा, x बराबर आपको मिलेगा 840। तो एक ही ऑप्शन है 840 वाला, बी सही कर लेना। दूसरा अपने आप मिल जाएगा 1920 माइनस 840, इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 1080। कोई तकलीफ नहीं ना, इसका मतलब कितना हो गया 1080। ठीक है, आपको अगर दिक्कत है तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि अगर एक का मूल्य 840 आ गया तो दूसरे का मूल्य 1920 माइनस 840 बराबर 1080 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर है, ध्यान दीजिएगा किसके बराबर है। अगर 1 घंटे का मतलब कितना 60 सेकंड, 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 60 सेकंड, इसका y% यानी y/100 बराबर है किसके 72 सेकंड के। 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब 72 सेकंड। 1 घंटे का 60 मिनट और उसको सेकंड में बदला तो 60 गुणित 60, तो y का मान क्या होगा, तो y बराबर हो गया 7200/60 गुणित 60, 0 0 0 0, 36 दूनी 72, आंसर कितना हो गया, सॉरी 36 दूनी 72, आंसर 2 हो गया।
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ओ नो, कह रहे हैं कि एक संख्या से 15 घटाए जाने पर वह 80% हो जाती है, संख्या का 40% क्या है? सवाल लगाना ही नहीं है। अगर 15 घटाने पर 80% हो जाती है यानी 20% कम हो जाती है, यानी 15 का मान ही 20% है, तो 40% कितना होगा? 30 होगा। सवाल खत्म। बात समझ रहे हो? एक संख्या से 15 घटाया तो वो 80% हो गया, यानी कम कितना हुआ? 20%। और 20% बराबर 15 के है, तो 40% बराबर भैया गुरु 30 होगा ही होगा। सिलेक्शन गुरुजी। आगे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30 किमी की दूरी चलने में अभय समीर से 2 घंटा अधिक समय लेता है। बहुत ध्यान से सवाल करिएगा। 2 घंटा लेता है, यदि अभय अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। अभय की चाल क्या है? ध्यान से समझिएगा। सवाल में ऑप्शन जो है वो सब, दूरी तो फिक्स है ना, दूरी 30 है, ये अभय है, अभय है ना, समझो अभय है। 30 किमी की दूरी जानी है, कह रहा है कि अभय की चाल, तो ये ऑप्शन में सब अभय की चाल है। अगर अभय 5 से जाता है तो कितना समय लगेगा? 6 घंटा। और अगर अभय को 6 घंटा लग रहा है तो समीर को कितना लगेगा? 4 घंटा। कह रहा है अगर अभय अपनी चाल दोगुनी कर दे यानी 30/10 कर दे तो उसको अभय से कितना समय, कितना कम लगता है? उसको ये 3 घंटा लगेगा। अभय से देखो यहाँ 2 घंटा अधिक लगता था, यहाँ 1 घंटा कम लगने लगा, यानी आंसर 5 सही है। इसको कहते हैं ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड। और मैं इस पे बहुत फोकस करता हूँ, क्योंकि ये अगर प्रैक्टिस हो जाए या दिमाग आपको ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल अगर आपके पास डेवलप हो जाए तो आप बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर से समझ लीजिए, आप पूछ रहा है अभय की चाल, तो ऑप्शन में सब अभय की ही चाल होगी। दूरी 30 किमी जानी है, अगर अभय 5 से चले तो 6 घंटे में पहुंचेगा, और अगर अभय 6 घंटे में पहुंचेगा तो समीर 2 घंटा ज्यादा समय लेता है अभय, तो समीर 4 घंटे में पहुंचेगा। अब कह रहा है अगर अभय अपनी चाल दोगुनी कर दे यानी 10 कर दे तो उसे 3 घंटा लगेगा, यानी समीर से 1 घंटा कम लग रहा है। सवाल की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन सही है और आंसर 5 किलोमीटर होगा। सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन बैच में, जुनून बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ बेहतरीन प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस पे तैयार क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।